This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्रशुद्ध सप्तमी दिनांक 19 एप्रिल 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 2 शंखं चक्रं जलधान् दशदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदामाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्भसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम पानी के बारे में बात कर रहे थे और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कहने का मुद्दा अलग था और चर्चा किसी दूसरी ओर जा रही थी, तो मैं वही मुद्दा फिर से दोहराना चाहता हूँ और बाद में जिन मुद्दों के बारे में ग्रंथ में विवरण है, कुछ वर्णन है, उनके बारे में सोचेंगे, वो अलग चीज रहेगी। लेकिन मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो काफी महत्वपूर्ण है, ग्रंथों में साक्षात निर्दिष्ट इस प्रकार का नहीं है और इसलिए मैं उसके ऊपर जरा ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। तो वास्तव में ऐसा है, मुख ये अन्न, पानी और हवा तीनों के लिए एक प्रवेश द्वार इस प्रकार का है। अब अन्नव स्रोतस, प्राणव स्रोतस और उदकव स्रोतस, ये तीनों अलग अलग इस प्रकार से बताए गए हैं। एंट्री पॉइंट एक होने के बावजूद भी पानी वैसे जठर में प्रवेश करता है और अन्न से मिलकर पचन में सहायता करता है। ये जो पानी है ये आहार रस में कुछ अंश में परिणत होता है और कुछ किट्ट भाग में समाविष्ट होता है। तो आहार रस से रस रक्तादि जो धातु बनते हैं, जिनमें अप महाभूत, जल महाभूत है, उसमें उसका एक अहम कार्य है। और जो किट्ट में जाता है उससे घन किट्ट और द्रव किट्ट ये अलग हो जाता है। घन किट्ट से पुरुष बनता है और द्रव किट्ट से मूत्र बनता है। तो जो पानी अन्न से मिल जुल जाता है वो इस तरीके से सार्किक विभाजन होते हुए
सार भाग में कुछ अंश को पोषण करने वाला और पित्त भाग होने से कुछ मूत्र वगैरह से अंशों को पोषण करने वाला इस प्रकार का हो जाता है। अभी उदक स्रोतस का मूल स्थान तालुमूलम क्लोमच ये बताया गया है। तो तालु के बारे में तो पता है, क्लोम के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बारे में काफी बहस पहले भी हो चुकी है और कुछ नतीजा निकला नहीं है। मान लेते हैं कि ये अगर मूल स्थान है तो उदक स्रोतस की व्याप्ति इन दोनों अवयवों से मिश्र इस प्रकार की रहेगी और कुछ अंश सीधा यहाँ से तालु के जरिए लोम तक पहुंचता होगा, क्योंकि एक विनियोग उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान ये काफी जगह स्रोतस के बारे में देखा जाता है। तो दो जो मूल स्थान है इसमें से एक उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान इस प्रकार से बता सकते हैं। तो शायद ये बात हो सकती है कि यहाँ से तालु से शुरू होकर ये क्लोम तक पहुंचता है और मूलात का अंतरन देह प्रसिद्धं तो अभिवाह्य स्रोतस्तु विज्ञेयं सिराधमनिवर्तितम्। इस सुश्रुत की व्याख्या को लेकर आगे चलते हैं। तो मूल स्रोत स्थान से निकलकर पूरे शरीर में फैलता है और सिराधमनी वर्जित जो है वो स्रोत इस प्रकार का है और इसमें परिणमन की प्रक्रिया होती रहती है। तो उदक स्रोत से कौन से भाव निर्माण होते हैं या उदक कहाँ कहाँ पे शरीर में है, इसके बारे में चरक शादी स्थानांतरित छोटे अध्ययन ये कुछ इस प्रकार के निर्देश है। उदक भाव कौन से है इस प्रकार से। और परसों थोड़ी सी बहस हुई थी दातार गुरु जी के बारे में। उनका शोधमशादी गुगुल और अरुण ये दो दवाएं पानी का पचन करके उसको बाहर निकालने में सक्षम इस प्रकार की होती है और जो वो जिनको वृक्क कहते हैं वो वास्तव में पीबिक सिम्फाइसिस के थोड़ा ऊपर जो परीक्षण करते हैं वहां वो वृक्क इस प्रकार से कहते हैं। वैसे वो वृक्क का स्थान नहीं है, ये ब्लैडर अगर एक्सटेंड होता है बढ़ जाता है तो शायद ऊपर आता है, लेकिन ये ऐसा तो दिखाई नहीं देता सभी मरीजों में। फिर भी वहां पे अगर गुरुत्व है, पार्थिवत्व ज्यादा है, तो उसका मतलब जो बस्ती एक मूत्राधार इस प्रकार का कहा गया है वो जैसे सभी अवोधक भावों का समुद्र एक विधान इस प्रकार का है, उसी प्रकार से सभी जल महाभूत प्रधान द्रव्यों का वो विधान था, अगर कहीं नहीं हुआ तो वो वहां पे चला जाएगा इस प्रकार से। अब जो कन्वेंशनल मेडिसिन में यूरिनरी अपैरेटस के बारे में जो बताया गया है कि किडनीज है, यूरेटर्स है और ब्लैडर है इस प्रकार से, और खून किडनी में आता है, वो फिल्टर होता है, उसमें से जो उपयुक्त अंश है वो लिए जाते हैं और जो त्याज्य भाग है वो मूत्र के जरिए बाहर निकाला जाता है। अब मूत्र से क्लेद वाहनम ये कार्य बताया गया है, स्वेद से क्लेद विद्युति ये कार्य बताया गया है। इन दोनों के जरिए ये दोनों ही वास्तव में मलभाग इस प्रकार का है, एक स्वेद का मल है और एक अन्न का मल इस प्रकार का है। तो संभवतः सार्वत्रिक विभाजन हो गया, उसमें से अन्न मल के स्वरूप में जितना मूत्र निकलना चाहिए था उतना ब्लैडर में आकर निकल गया। अब आहार रस के ऊपर रसदात्मग्नि, रिक्तदात्मग्नि, औषधात्मक इस प्रकार की प्रक्रिया होती रही और जब स्थायी रस मेदो मेदोग्नि से बना उसी समय स्वेद भी निर्माण हो गया। और वो सभी रोमकूपों से संबद्ध इस प्रकार का है, पूरे शरीर से संबद्ध इस प्रकार का है। और वैसे इंटरनली भी अंतर्गत भी स्वेद की प्रक्रिया
होती रहती है। रक्तपित्त की चिकित्सा में जैसे निदान में जैसे बताता है, तस्योष्मणा द्रवो धातो धातो प्रसिच्यते स्विद्यतः। तो ये अभ्यंतर स्वेदन इस प्रकार का है, और धातुओं के अंश पिघल कर रक्त में आते हैं, ऐसा वहां पे निर्देश है। तो संभवतः ये मेद तक जब पहुंच जाता है, रक्त मांस और मेद में इस प्रकार से, तो वहां मल बाहर निकालने के लिए एक रास्ता है, स्वेद के जरिए मल को बाहर निकाला जा सकता है, जो द्रव इस प्रकार का है और पित्त से जुड़ा इस प्रकार का है। और प्रमेह जैसे संप्राप्ति में बहुअबद्ध मौसम इस प्रकार का बताया गया है। हाँ, और जो क्लेद इसमें बढ़ जाता है धातुओं में, उसको निकालने का स्वेद एक अच्छा माध्यम इस प्रकार का। इसलिए अव्यायाम ये प्रमेह का हेतु है, और व्यायाम प्रमेह की चिकित्सा है, क्योंकि व्यायाम से स्वेद प्रवर्तन होता है और उसके जरिए जो शरीर में क्लेद अतिरिक्त है, वो बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा उसका तरीका जो शरीर अपनाता है, वो उस मेद क्लेद को लेकर वो बस्ती में पहुंच जाते हैं, और बस्ती के जरिए इस क्लेद का निवारण या मूत्र के जरिए किया जाता है। प्रभुताविल मूत्रता ये प्रमेय का लक्षण बताया गया है। इसने प्रभु तत्व जो है वो कितना पानी हम ज्यादा ले रहे हैं, कितना क्लेद निर्माण हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन आविलत्व जो है वो उसमें मलभाग आए है और फिर उसको शरीर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि जो मेद धातु तक जो भी मल इस प्रकार से संचित होते रहेंगे, उनको एक तो स्वेद के जरिए या फिर प्रमेह संप्राप्ति में जैसे होता है वैसे मूत्र के जरिए उसको बाहर निकालना। उसके आगे भी अगर ये चला जाता है, तो प्रमेह में लसिका में है और वसा में है वगैरह इस प्रकार से भी बताए गए हैं। और ये असाध्य बताए, वातज में के प्रकार बताए गए हैं और ये असाध्य इस प्रकार के बताए गए। तो उन मलों को फिर से किसी तरीके से बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं हो सकती है, ये उसका तात्पर्य आता है इस प्रकार का। तो दातार गुरु जी ने ये शायद मेदो धातु तक जाने वाले इस प्रकार के जो मल है, उनको पाचन करके बस्ती में लाना और मूत्र के जरिए उनको बाहर निकालना, इस प्रकार का एक मार्ग सोचा था। मैंने जो एक लेक्चर पीछे दिया था कोष्ठ शाखा गति के आधार पर, तो उसमें बस्ती एक कोष्ठ भी है, बस्ती एक मर्मस्थान भी है। और इस बस्ती कोष्ठ से दोष बस्ती से लेकर अन्य अवयवों में जा सकते हैं या अन्य मर्मस्थान में जा सकते हैं, या शाखा मर्मस्थ संधि में जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। खास करके ये परिस्थिति देखी जाती है सीसीएफ में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। वाटर ओवरलोड इस प्रकार का हो जाता है, शरीर की क्षमता नहीं रहती कि उस जमा हुए जल को बाहर फेंक दें। लंघन पाचन करते हैं तो ये पानी अपने आप बस्ती तक आने लगता है और बाहर निकाला जा सकता है। वहां तो लैसिक्स वगैरह इस प्रकार की डायरेटिक्स दवा दे के उसको निकाला जाता है। और फिर हार्ट पे बना हुआ प्रेशर जो है वो कम इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सीधा साधा दिखने वाला इस प्रकार का है। तो जैसे औदक भाव जितने भी हैं शरीर में, उन सभी औदक भावों के लिए अगर उनका भली भांति पचन होगा
तो समुद्र व उदकानां भावानां मूत्राशय कहा गया है। तो पचन होके वो मूत्राशय में लाया जाएगा और फिर उसके जरिए मूत्र के जरिए बाहर निकाला जाएगा। ये काफी काफी कॉमन इस प्रकार का दिख रहा है। ऐसे हालात में हमें पानी जो लेना है वो जितनी जरूरत है उतना ही लेना है, इससे ज्यादा पानी लेना ही नहीं है। अब ये काफी प्रचलन में है कि पानी पीने से क्या है, पानी पीने से अच्छा ही है, गटर साफ होते हैं, वैसे शरीर शुद्धि होती रहती है इस प्रकार से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना पानी चाहिए उतना ले लो, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वगैरह। ये सब फिजूल बातें हैं, ये मूर्खता है। ऋते शरण्यताभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशः, ये वाग्भट का निर्देश है कि शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी कम ही पीना है। इस प्रकार से स्वस्थोपि इस प्रकार का अपि शब्द का प्रयोग है। और प्रमेह जैसे विकारों में, क्लेद बहुल अन्य विकारों में तो पानी कम ही पीना है। और तृष्णा निग्रह एक शमन चिकित्सा का अंग है, शमन चिकित्सा का स्वरूप है। तो ऐसी अवस्था में तृष्णा का निग्रह करेंगे तो जो पानी शरीर में संचित है उसका पचन होना आरंभ हो, और जैसे ही पचन होगा तो वो अपना अपना मार्ग ढूंढेगा कि कहीं से मुझे बाहर निकल जाना है, मदरूप हूं मैं। और इस प्रकार से, और सबसे अच्छा बेहतर तरीका मूत्र के द्वारा निकल जाना, क्योंकि मूत्र का क्लेद वहन यही कर्म इस प्रकार का। अगर व्यायाम करते हैं तो व्यायाम का क्लेद विधृति ये कर्म है या केश विधृति ये कर्म है, लेकिन फिर भी जो अतिरिक्त इस प्रकार का क्लेद हो वो व्यायाम के जरिए बाहर निकल सकता है। स्वेदोंगगंध शिथिलत्व अंगे ये प्रमेय का लक्षण भी है। स्वेद और अंगगंध ये प्रमेय का लक्षण है। तो ये क्यों निर्माण होता है? शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो ज्यादा इस प्रकार का क्लेश शरीर में बन गया है, जो दुर्गंधी इस प्रकार का है, उसको बाहर निकाल देना ये शरीर का एक कर्तव्य इस प्रकार का रहता है। और फिर लक्षणों की संप्राप्ति, ये जो बात मैंने बताई थी कि हर लक्षण की एक अलग अलग संप्राप्ति इस प्रकार की होती है, और लक्षण ये शरीर का रोग को ठीक करने के लिए किया हुआ प्रयास है। मैंने एक बात कही थी कि मदर नेचर, हाँ, निसर्ग एक माँ है इस प्रकार से, और माँ पहले समझाती है हाँ, कि बेटा ये गलत है, ये मत करो इस प्रकार से। लेकिन अगर बेटा मानता नहीं है, हाँ, तो उसको सजा देती है। तो उसी प्रकार से प्रकृति हमें सजा देती है कि तुमको मैंने कहा था कि पानी ज्यादा मत पियो, जरूरत नहीं है अभी पानी पीने की, फिर भी तुम पी रहे हो। तो ठीक है, अभी ज्यादा मूत्र परिवर्तन होगा और उससे कुछ तकलीफ होगी। बहुत सारे डायबिटीज के मरीज ऐसे हैं कि पानी बहुत पीते रहते हैं, रात को उठना पड़ता है। और फिर उठते हैं इसलिए नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर नींद नहीं आती तो फिर से मूत्र परिवर्तन की संवेदना होती रहती है। 3-4 बार, उससे भी ज्यादा बार इस प्रकार से होता रहता है, तो एक दुष्ट चक्र स्थापित हो जाता है कि नींद नहीं है इससे मूत्र परिवर्तन करना है, मूत्र परिवर्तन हो रहा है इसलिए नींद नहीं है इस प्रकार से। और फिर ये काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो प्रभुता विलंब मूत्रता ये लक्षण क्यों निर्माण होता है? क्योंकि शरीर में क्लेद का संचय है और शरीर उसको निकाल नहीं रहा है, या उसमें असमर्थ इस प्रकार का है। तो फिर ये बात होती है कि किसी न किसी लक्षण के जरिए, रोग के जरिए संप्राप्ति को ठीक करने की कोशिश करे, संप्राप्ति को रिवर्ट करने की कोशिश करे, तो प्रभुता विलंब मूत्रता ये इस प्रकार से होता है। वैसे कफ के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, श्लेषकस्य दुष्स्थितः इस प्रकार से, तत्पतत् शिरस्तव श्लेषात् वगैरह इस प्रकार का जो बताया था, वहां सभी कफ के जगह पर उदकव स्रोतस की व्याप्ति होनी चाहिए।
हाँ, हाँ, इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है। एक कल मुद्दा उठाया था कि रुचकास्थि जो है वो कोलटकर सर के हिसाब से जल महाभूत प्रधान, इस प्रकार का अस्थि का पांचभौतिकत्व, इसके ऊपर कोलटकर सर ने एक पेपर संस्कृत के सेमिनार में प्रेजेंट किया था। वहां तो कोई आयुर्वेद जानने वाले नहीं थे तो उनके लिए ये बड़ी अजीब चीज थी। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि आयुर्वेद एक पोपट पंछी है, उसका व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने भी उसमें एक सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बात कही थी। आयुर्वेद तो सामान्य विशेष पदार्थ है, इस प्रकार से मैंने भी पेपर प्रेजेंट किया था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि न्याय वैशेषिक पढ़ने वाले लोग होंगे और वो इसके बारे में बहस करेंगे, लेकिन कुछ भी बहस नहीं हुई सबने सिर्फ सुन लिया। और फिर एक ने मुझे उठकर बताया कि आप आयुर्वेद की बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि ऐसे कुछ दोष विष होते हैं और उनकी साम्यावस्था आरोग्यावस्था है वगैरह वगैरह और ये लीच भी बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो मैंने कहा ये केवल इस प्रकार की पुस्तक की किताब ही नहीं है ये तो कितना केवल किताबी होना इस प्रकार का संभव नहीं है। आप मेरे क्लिनिक में आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, वमन देता हूँ और कब कैसे निकलता है दिखाई देता है। मैं आपको लीच लगा लेता हूँ और आप अनुभव कीजिए कि लीच क्या होती है वो चौंक गए और फिर बोलने लगे कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, रेगुलर प्रैक्टिस रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो संस्कृत के लोगों के मन में अगर इस प्रकार के आयुर्वेद की स्थिति है, तो वो क्या आयुर्वेद सीखेंगे और आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अगर बेहतर तरीका होता कि अच्छे संस्कृत वाले आयुर्वेद ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को पढ़ाते, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है और जो आयुर्वेद वाले हैं उनका संस्कृत अच्छा नहीं है तो दोनों तरीके से होता ही नहीं है। Nowadays, in modern practice, intravenous fluids are administered as fluid replacement according to electrolyte imbalance. It will correct thirst as well as urine production. Also, it will correct heart function if there is potassium imbalance as well. We can think of it while we come across such things. लेकिन सलाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता रहता है और उससे ओवरलोड होकर लंग कंजेशन बढ़ता है, ये भी मैंने देखा है। और सलाइन कम करने से लंग कंजेशन कम हो जाता है। तो कहाँ रुकना है। हाँ, अभी ये ऐसा है सलाइन, ये जब से प्रचलन में आया है तो रस धातु समान इस प्रकार का कुछ हम दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका, और उससे तुरंत प्रीणन ये चीज दिखाई देती है। उसमें संदेह नहीं है। अगर आपको सर्दी हो रही हो, अतिसार हो और धातु क्षय, अब धातु क्षय हो गया हो शरीर, तो इसकी आपूर्ति तुरंत इससे हो जाती है और ताकत लगती है ऐसा। लेकिन मूल कारणों को ढूंढकर मूल कारणों की चिकित्सा होनी जरूरी है। केवल इस प्रकार से करने का कोई मतलब इस प्रकार का नहीं रहेगा। और कहाँ तक जाना है। अगर आदमी पानी पी सकता है तो पानी ही देना है। ओआरएस वैसे भी प्रचलन में है, तो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ज्यादा प्रचलन सलाइन है वास्तव में। और लाजा मंड हमारे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा बढ़िया काम इस प्रकार का करता है। अब उसमें शक्कर और नमक डाले न डाले ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी, क्योंकि अभी इसके बहकावे में आकर हम उसमें नमक और शक्कर डालना शुरू करते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि ठीक है, चलो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपने देखा है और उसको ठीक करने के लिए सोडियम कम है तो ठीक है, उसमें थोड़ा नमक डाला वगैरह इस प्रकार से इंटीग्रेटेड विचार हो सकता है। शारंग आडमला टिकेतील म्हणून आशय वर्णन आहे, त्याला कृष्णा उत्पत्ती स्थान किंवा क्लोम असं म्हटलंय. मॉडर्न मध्ये लिम्फ म्हणजे फ्रेश
वॉटर आणि त्याला वाहून नेणारी सिस्टीम म्हणजे लिम्फॅटिक सिस्टीम, त्याचे मुख्य स्थान सिस्टमना चायली आहे. त्याचे स्थान व तिल या आशयाचे स्थान जुळते. ये अलग ही मैंने सोचा देखा, ठीक है. मैंने मेडमाता शास्त्री जोशी जी की एक केस बताई थी जहाँ फोरहेड पर आघात हुआ था और तृष्णा बहुत लगती थी और आक्षेप आते थे. वहां पे तो उन्होंने अस्थि मज्जागतवात इस प्रकार से विचार करके उड़चा मलकम मुस्तम इस काढ़े का प्रयोग किया था और ये ठीक हुआ था. लेकिन फोरहेड पर आघात होने पर इस प्रकार का तृष्णा का निर्माण होना, वो 4-4, 5-5 घंटे उसके आक्षेप पर टिकते थे. 80 ग्लास पानी, 10-12 कप चाय कॉफी और 10-12 कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा उसमें लेता था, इतनी प्यास लगती थी उसको. तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार के है. कुछ लोग पैंक्रियास को भी कहते हैं क्लोम इस प्रकार से. तो ये लिम्फ सिस्टम ना चाहिए. एक नया मैंने सुना कि बॉडी हाइड्रेटेड ऐसा कहते हैं, तो हमारे हिसाब से वेल हाइड्रेटेड के क्या लक्षण होंगे? क्या ऐसा है, तृष्णा का भी एक वेग है, नेचुरल प्राकृतिक वेग. अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो तृष्णा वेग रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं. अब वेग की आपूर्ति करनी है तो जितना आवश्यक है उतना पानी तो पीना पड़ेगा इस प्रकार से. लेकिन पर्याप्त कितना होगा और ज्यादा कब होगा, इसके बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है. तो जब हम पानी पी रहे हैं तो हमारे हाथ में सलाइन दिया जा रहा है, तो हमारे हाथ में नहीं है, वो डॉक्टर कैसे कहेंगे, उसके आधार पर वो चलता है. इंट्रावेनस फ्लुइड्स हे अग्नीला बायपास करतात, त्यामुळे ती सुद्धा शुद्ध चिकित्सा होत नाही. त्यापेक्षा जीवनीय बस्ती किंवा लागा तर्पण देता येते. अभी ये सब कमर्शियली इसके बारे में विचार होता रहता है और ये फार्मेसी ड्रिवन है. सलाइन का निर्माण होता रहता है, उसकी रेगुलर बिक्री होती रहती है, तो फार्मेसी को मुनाफा मिलता है. अगर आप कहेंगे कि लागत सिद्ध जल थोड़ा थोड़ा पीते रहो तो हाइड्रेशन ठीक हो जाएगा इस प्रकार से, तो उनको कैसे मिले पैसे मिलेंगे? पैंक्रियाटाइटिस में उदकव स्रोतस विकृति कैसे समझे? ये एक मत है. अभी उसको अग्नाशय भी कहते हैं, क्योंकि इससे जूसेस निकलते हैं, वो पचन में मदद करने वाले इस प्रकार के हैं. तो इसमें काफी बहस है, अभी नहीं बता सकते कि उसको पैंक्रियाज को ही क्लोम समझे इस प्रकार से. हमारे हिसाब में पिपासांत्याति प्रवृत्तां दृष्ट्वा उदकवाहनेस्य सृतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्. तो तालुमूलक लोम वगैरह इनके बारे में शोष ये एक अहम लक्षण है तृष्णा के बारे में, उदकव स्रोतस के बारे में. तो पिपासा या तृष्णा होना ये अहम चीज है, और वो अगर बड़ी मात्रा में है तृष्णा इस प्रकार से, और पूरा शोष है इस प्रकार से, तो उदकव स्रोतस बिगड़ गया है ऐसा समझना है. और उसमें वो ज्यादा पानी पीने से हुआ है, कम पानी पीने से हुआ है, ये कितना निग्रह हो जाएगा तो पानी कम होगा. और फिर वहां पानी देना एक चिकित्सा इस प्रकार के लिए. लेकिन कौन सा पानी देना है, कितना पानी देना है, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा. और बगैर सोचे अगर बहुत ज्यादा पानी देते रहेंगे तो उसका अपचन हो जाएगा और फिर वो विभिन्न स्थल में जाएगा. मैं रुचिकास्थ की बात कर रहा था. और जल महाभूत का आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का बताया गया है, शिव स्वरोदय में आया. तो जहां जहां शरीर में अर्धचंद्राकृति इस प्रकार के आकार है, वहां वहां जल का संचय होता है. जैसे पेट में उधर व्याधि में जातोदक का वस्तु होती है, वो उदर में है, उदर का भी आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का है.
हमारी जो रिब्स है उनका भी आकार उसी प्रकार से अर्धचंद्राकृति है और फेफड़ों में इस प्रकार से पानी नहीं संचय हो जाता है। सर में जो स्कल है उसका भी आकार इस प्रकार से अर्धचंद्राकृति है और वहां भी ब्रेन में इस प्रकार से पानी का संचय होता है। और वैसे भी ये रुचकास्थि, ये दंत है जो हनु है वो भी अर्धचंद्राकृति इस प्रकार की है। तो उसके आधार पर सर ने ये बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पानी का संबंध कुछ है। और चंद्रप्रभा के फलश्रुति में दंतशूल जलाशय ये बताया गया है। तो चंद्रप्रभा और दंतशूल का क्या संबंध है इसके बारे में भी मैंने बताया था। मैं ताराचंद में इंटर्नशिप कर रहा था, रात के करीबन 12-1 इस प्रकार के बज गए थे और एक किसी प्रसूता स्त्री की माँ पूछने के लिए आई कि उसके दांतों में बहुत सारा सारा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ दवा दे दो। हमारा जो हाउसमैन था उसने कपाट खोला तो एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं थी एनाल्जेसिक के स्वरूप में। तो उसने फिर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना आरंभ किया। तो बोले अभी 12:30 बजे है रात के, अब हम मुझे कहाँ कुछ मिलने वाला है, यहीं से मिल दे। तो वो संकट में आ गया। मैं पीछे खड़ा था तो मैंने कहा कि आयुर्वेद की अलमारी में तो कुछ होगा। मैंने पूछा कि चंद्रप्रभा है क्या हमारे पास, तो बोला है। अलमारी खोली, चंद्रप्रभा मिली। तो मैंने कहा कि चंद्रप्रभा दे दो उसको। हाँ। तो मुझे देखने लगा ये क्या बता रहा है, दंतशूल है और चंद्रप्रभा देने का मैं जिक्र कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा तुम दे दो, अभी तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो दे दो और देखेंगे सुबह क्या होता है। चंद्रप्रभा से उसका दंतशूल शांत हो गया। तो वो मुझे बोला, अरे ये तो यूटीआई की दवा है चंद्रप्रभा, तो ये दंतशूल में कहाँ काम करेगी। तो मैंने कहा कि उसके फलश्रुति में तो है दंतशूलम चनाशय। उसको कुछ लोग याद नहीं था, वो तो पूरा एलोपैथी माइंडेड था। हाँ। तो ये बात ही नहीं हो सकती कि चंद्रप्रभा इस तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है, ये कोई सोचता भी नहीं है। अब सिर्फ चंद्रप्रभा में नहीं, गोक्षरादी गुलगुल का भी इसमें प्रयोग हो सकता है। यांच्या मते 2 ग्रॅम सीतोफळा दिवसात 3 ते 4 वेळा दिले तरी सलाईन एवढे काम करते। आता कसा विचार करावा, ये मुश्किल है बताना। सीतोपलादी चूर्ण और इस प्रकार का रिहाइड्रेशन मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ सीतोपलादी चूर्ण से नहीं होता होगा, उसके साथ में तृष्णा उत्पन्न होती होगी या पानी का पचन होता होगा, दो तरीके से कुछ काम होता होगा इस प्रकार से। वैसे सीतोपलादी चूर्ण राजयक्ष्मा की दवा है और राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में रसोप्यस्य न रखता है मांसाहारी दुते इस प्रकार से बताया जाता है। और उपस्तब्धस्थ शत्रुता केवलम वर्तते, केवल पुरुष के आधार पर वो जिंदा रहता है इस प्रकार के बताया जाता है। तो शायद ये अगर परिणाम होता जाएगा आहार रस से रस में या रस में रस से रक्त में, तो बड़ा चूर्ण की देगा। तो यह जैसे लाजमंड में अभिष्ठंद वर्धक होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें वर्जित संस्कार है लाजा में और इसलिए वो अभिषंद नहीं निर्माण करती, वो अच्छी तरीके से काम करती है, तर्पण करती है, लेकिन हाँ, कफों को निर्माण नहीं करती। उदकव स्रोतस्य मूळस्थान चालू आहे, काही जल तिथूनच खरे कपोतायनाने जल जलाग्नीकडून पचन केले जाऊन सर्व शरीर धातूंमध्ये क्लेदांचे पोषण करते व मलमूळ आभ्यंतर स्वेद निर्माण करते। तर काही अन्नासह जाऊन पक्वाशयातून मूत्रनिर्गुण मेदातून उपधातू म्हणून स्वेद असे काही म्हणता येईल का? मैं वही बता रहा हूँ कि उदक व स्रोतस के बारे में हमें दो तरीके से सोचना है। एक उदक व स्रोतस का कुछ हिस्सा अन्न व स्रोतस के साथ मिलकर काम करना है और वो जलीय अंश जो है उसका पचन करके आहार रस में बनाने में सहायता करता है
और आगे चलकर धातुओं का पोषण करता है। और जो मलरूप इस प्रकार का मूत्र निर्माण होता है, उसमें भी मूत्र स्रोत का कार्य से जुड़ा होता है इस प्रकार से। और एक हिस्सा जो पानी, भोजन के बगैर हम पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि भोजन के बगैर पानी नहीं, वो हमारे हिसाब में वैसे भी आमाशय में ही चला जाता है, ऐसा है। फिर भी उसमें संभावना ये है कि तालु मूलन प्लोम च, तो तालु से हमें परिचिति आती है कि मुझे प्यास लगी, और पानी जो लेने के लिए कहते हैं वो घूंट घूंट पानी लेना ही सबसे बेहतर है। तो अगर घूंट घूंट पानी लेते हैं वो तालु में चला जाएगा, और तालु के जरिए उदगम स्रोत की जहाँ व्याप्ति है वहां पे चला जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। पुराने जमाने में लोग बैठकर पानी पियो ऐसा कहते थे, अभी हम खड़े खड़े पानी पी जाते हैं। तो जो बुजुर्ग आदमी है वो कहते नहीं, ऐसा मत करो, सीधे बैठो और घूंट घूंट करके पानी पियो, ऐसा एकदम ज्यादा पानी मत पियो। तो इसमें क्या है, मुहुर मुहुर वारी पिबेद अधूरी, ये भी एक आगे वाले ग्रंथों में आया है। ये तस्मान नरो वन्य विवर्धना है, मुहुर मुहुर वारी पिबेद अधूरी, कि अगर पानी कम है तो भी पचन नहीं होता है, पानी ज्यादा है तो भी पचन नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पिए इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रकार की आदत डालेंगे, एक परसों मनोज पुरोदया ने एक जिक्र किया था कि गंडूश या कवल ये सीधा तालु के ऊपर काम करने वाला है। तो अभी तो मेरे पास तो किडनी फेलियर के मरीज रहते ही है, तो मैं सुझाव देने वाला हूँ। और दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी लेने के लिए जो कहते हैं, वो भी भली भांति बैठकर घूंट घूंट ही लेना है, और जब पर्याप्त होता है शरीर के लिए तो रुक जाना है, ये बताना बिल्कुल जरूरी इस प्रकार का है। क्लेद शरीरास उपयोगी आहे का केवळ बल म्हणजे त्याज्य पदार्थ है, ऐसा तो नहीं है, क्लेद शरीर के लिए उपयुक्त है ही। वो अगर ज्यादा बढ़ गया, उसमें क्लीनत्व ज्यादा हो गया, तो शरीर के लिए हानिकारक इस प्रकार का है। वैसे अन्न के पचन में जैसे क्लेद एक उष्मा वायु क्लेद इस प्रकार के भाव बताए गए हैं आहार परिणाम के, वैसे जहां जहां परिणमन होता रहेगा वहां ये सभी 6 भाव आवश्यक है। चाहे वो आहार रस का रस में परिवर्तन हो, रस का रक्त धातु में परिवर्तन हो, सभी जगह इस प्रकार का कुछ ना कुछ क्लेद आवश्यक है। वो ज्यादा हो गया तो मुसीबत हो सकती है, और वो ज्यादा होने के चांसेस पानी ज्यादा पीने से होंगे। अर्थात केवल पानी ही ज्यादा पीने से होगा ऐसा नहीं है, बाकी भी अगर इस प्रकार के पिज्जा वगैरह जो बहुत पिच्छल तंतु इस प्रकार के पदार्थ खाएंगे तो उससे भी क्लेद शरीर में बढ़ेगा, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। अष्टांग सर्वरोग निदान मध्ये क्षुधित पान तृषित आसन हे वातप्रकोराचा हेतू आहे। निदान, सर्वरोग निदान में वैसे ये गुल्म में भी बताया गया है कि क्षुधित होने पर पानी पीना, हाँ, ये गुल्म का निदान, गुल्म का हेतु इस प्रकार का बताया गया है। तो वहां जहाँ शरीर के पोषक अंश चाहिए, अन्न चाहिए, तो अन्न के बजाय अगर हम पानी दे देंगे तो शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्न व स्रोत के द्वारा उसको बचाकर धातुओं में ले जाने की इस प्रकार की रहेगी। और तृषित है और सिर्फ आसन किया, क्षुधित नहीं है उस समय में। प्रॉपर जब क्षुधा होती है तो तृषा क्षुधा दोनों रहते हैं, लेकिन सिर्फ अगर तृषा है तो खाना नहीं चाहिए इस प्रकार से। फिर भी अभी जब हम आतप से आते हैं, आतप में से आते हैं और विश्राम करना चाहते हैं, तो उस समय में गुड़ और पानी देने का संकेत प्रचलन में है। तो ये गुड़ क्यों? तो जैसे ये बात बता रहे थे कि सलाइन जैसा काम गुड़ करेगा शायद इस प्रकार से, उसमें नमक भी है, इसमें मीठापन भी है।
इक्षुरस से बना इस प्रकार का है। तो शायद सिर्फ पानी देने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो शायद गुड़ का प्रयोग इसमें हो सकता है। और जो हमें हमारे लिए सभी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो गुड़ और पानी से हमें मिल जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि जब तृषा लगी है तो पानी ही लेना है, वहां खाना नहीं खाना है। और जब भूख लगी है तो पानी नहीं पीना है, वहां खाना ही खाना है। तो अपने वेग के अनुसार ये सब करना जरूरी इस प्रकार का है। तो शायद हाँ, इसी बात को लेकर हमें सोचना है कि वेग कौन सा है, क्षुधा का वेग है या तृषा का वेग है, और उसके मुताबिक क्या लेना है और क्या टालना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये काफी क्लमजी है कि मुंह से ही पानी भी अंदर जा रहा है, मुंह से ही अन्न भी अंदर जा रहा है, और कुछ हद तक हवा भी अंदर जा रही है। रचना ऐसी है शरीर की कि हवा को फुफ्फुस में जाना दिया जाएगा, और अन्न पानी जो है वो गठर में जाने के लिए दिया जाएगा इस प्रकार से। और वहां उनके जो कुछ स्रोतस है, उनके जो कुछ अग्नि है, उसके अनुसार उसका पचन इस प्रकार से होता रहेगा। और ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो चुत पिपासा सहोदय असे म्हटले, अशा वेळी द्रवबहुल आहारा घ्यावा का। ये तो नॉर्मल है, चुत पिपासा सहोदय कि पचन हो गया है, तो उस प्रकार के पचन में केवल आहार का पचन अपेक्षित नहीं है, पानी का भी पचन हो गया है, और दोनों का एक साथ उदय हुआ है ऐसा अपेक्षित है। मैं भी इसके बारे में सोचता था कि दोनों का एक साथ उदय होना, ये क्यों बता रहे हैं इस प्रकार से। लघुता क्षुत पिपासा क्षुत और पिपासा ये दोनों साथ में इस प्रकार के होंगे। तब जब आकांक्षा होती है पानी पीने की और खाना खाने की, दोनों की आकांक्षा होती है, तो इसका मतलब है दोनों के शरीर को जरूरत इस प्रकार की है, और पचन के लिए दोनों भाव जरूरी है, पानी भी जरूरी है इस प्रकार का। तो जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहे, मूर मूर वारी पिबेदा तुही, ये सबसे अच्छा तरीका इस प्रकार का है। लेकिन फिलहाल पानी बहुत ज्यादा पीना है, ऋषभ पान आयुर्वेद में वर्णित है, तो उसको भी लेकर लोग बताते रहते कि देखो आयुर्वेद में भी ऋषभ पान है और ये लेना चाहिए। ये ऋषभ पान बाद में आया है, शरद सुश्रुत वाग्भट में ऋषभ पान के बारे में बात नहीं। योगरत्नाकार भाव प्रकाश वगैरह ग्रंथों में इसके बारे में बहस की गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर शरीर को जरूरत है तो कुछ मात्रा में ऋषभ पान इस प्रकार से करे, बहुत ज्यादा मात्रा में लेना अपेक्षित नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या है, हाँ, और ऋषभ पान से कुछ रिलीफ उसमें मिलता है, इसलिए ये ऋषभ पान का प्रारंभ हो जाता है, और फिर लोग पानी पीते ही रहते हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण ढूंढो, उसको दूर करो। ये पचन नहीं होना ये मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। तो उसके लिए रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, वो पूरी तरीके से पचन हो जाना चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक कम हो जाएगा, और फिर ये तकलीफ इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो मूल रूप से विचार करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। हाँ, और इसलिए पानी के बारे में काफी सवाल मैंने यहाँ पे रखे हैं कि पानी कब कब और कितना पीते हैं, दिन भर में पानी कितना पीते हैं, और किस प्रकार का पानी पीते हैं।
ये एक अहम मुद्दा है कि पानी गर्म लेते हैं, ठंडा लेते हैं, फ्रीज का ठंडा लेते हैं, और जो लोग रात में पानी पीने वाले हैं, उनको प्रमेह वगैरह है तो रात में उपचार के लिए उठना पड़ता है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे ऊर्ध्वजत्र विकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते औषध काल बताया। ये ऊर्ध्वजत्र का विकार है तो रात में औषध दवा देनी है इस प्रकार से। तो उसका मतलब है रात में ली जाने वाली दवा ऊर्ध्वांग में पहुंचती है और वहां पे काम करती है। तो रात में दिया जाएगा जो हीट है वो ऊर्ध्वांग में चला जाएगा इस प्रकार से। तो पानी देते हैं तो अगर प्रतिष्ठा है, जुकाम की शिकायत है, तो पानी ऊपर जाएगा और फिर वहां पे कफ निर्माण करेगा इस प्रकार से। कुछ लोगों को रात को सोते वक्त दूध पीने की आदत होती है, उनको भी अगर प्रतिष्ठा की तकलीफ है तो नहीं पिए। वो डॉक्टर साहब की एक केस ऐसी थी, तो उन्होंने रात में दूध लेने के लिए मना कर दिया और उससे प्रतिष्ठा ठीक हो गया। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद फिर से उसने दूध पीना आरंभ किया और फिर से तकलीफ बढ़ गई। तो सर ने पूछा कि तुमने फिर दूध पीना शुरू कर दिया क्या? तो बोला हाँ, अभी शादी हो गई तो दूध पीना शुरू कर दिया। तो सर ने कहा ठीक है, तुम्हारे वो लिए सही ही नहीं हो, तो नहीं लेना है वो, और शाम को अगर लेना है, सुबह लेना है तो ठीक है इस प्रकार का। वृक्क को मेधः स्रोतस का मूल स्थान कहा गया है और उदक वह का संबंध कैसे समझे? मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। मुझे मेरे मन में एक दूसरा मुद्दा आया था, वो बताता हूँ। अभी ऊर्ध्व शत्रुगत में काम करने के लिए रात में सोते वक्त दवा लेनी है, ऐसा है। और खास करके मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है, विचार बहुत ज्यादा है, और ऐसी अवस्था में सारस्वत नींद नहीं है तो सारस्वत रात्रि काल में हम देते हैं, फायदा भी होता है। लेकिन उसी तरीके से ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी घृत, ये भी रात में हम दे सकते हैं जो सर में इस प्रकार का काम करेगा। इंद्रियों पर काम करने के लिए ये बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। तो वैसे भी चक्षु इंद्रिय के लिए काम करना है, चाहे चश्मे का नंबर हो, इस प्रकार से महात्रिफला ग्रुप रात में देते हैं इस प्रकार से, या फिर सप्तामृत लोह रात को सोते वक्त इस प्रकार से देते हैं। तो वो पूर्व चतुर्वेद में जाकर काम करता है। प्रतिष्ठा वगैरह के लिए भी दे ही सकते हैं, लेकिन खास करके इंद्रियों के बारे में अगर सोचना है तो रात में दवा देना बेहतर इस प्रकार का है। एक तो प्राणव स्रोत के काल में या प्राण काल में दे सकते हैं दवा, क्योंकि वो इंद्रिय ध्रुव इस प्रकार का है। या रात में दे सकते हैं कि जो सीधा ऊपर इस प्रकार का चला जाए। ये प्रमेह चिकित्सा में मांस और मेद का बहुअबद्ध मांस और मेद ये बताया गया है, और फिर उस मेद को मेद में अगर क्लेद इस प्रकार का बढ़ जाता है और इस प्रकार का द्रव निर्माण होता है, तो एक बाहर फेंकने का तरीका रुक्क के जरिए ब्लैडर में लाना और बाहर फेंक देना, ऐसा हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि हमारे हिसाब में वैसे मूत्र का निर्माण पक्वाशय में ही होता है। पक्वाशय मूत्र वहां से वर्णन किया है, और उसमें से जो क्लेद बच जाएगा और आहार रस में शामिल होके धातुओं में परिवर्तित होता जाएगा, वो भी अगर अतिरिक्त है तो मेद एक ऐसा धातु है जहां उसको अलग किया जा सकता है, और एक तो स्वेद के जरिए बाहर निकाला जा सकता है, या फिर या उसका जो मल इस प्रकार का कहा गया है, या फिर वृक्क के जरिए जो उसका मूल स्थान है ब्लैडर में लाया जा सकता है और बाहर फेंका जा सकता है, जो प्रमेह की संप्राप्ति में हम देखते हैं। तो वृक्क को हम इस प्रकार से समझ पाएंगे कि वह मेदो स्रोतस का मूल स्थान है, और
मेद एक दूष्य है प्रमेह में, और उसके जरिए अतिरिक्त क्लेद को बाहर निकालना ये काम उसको करता है। तो उसका अहम काम ब्लड का फिल्ट्रेशन करके उसमें से जो आवश्यक चीजें वो रख के बाकी बाहर फेंक देना, ऐसा जो मॉडर्न साइंस में कहा गया है, वो मैं समझता हूँ कि धातु स्थित जो क्लेद है उसके लिए वो उपयुक्त है इस प्रकार का। वैसे देखा जाए तो ये बात करते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन, कि खून ब्लैडर में आता रहता है और फिर वहां फिल्ट्रेशन होता रहता है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि धातुओं में स्थित इस प्रकार के जो मल है उनको दूर करके दूसरा बस्ती में लाकर बाहर फेंक देने का काम वृक्क करता है, लेकिन मूल काम तो पक्वाशय से ही हो जाता है। अभी सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः, ये भी बात बताई गई है हमारे शास्त्र में कि सूक्ष्म होने के कारण उनकी सहस्र, इतने कई सहस्र इतने पर जो मुख है वो दिखाई नहीं देते। बाद में शायद ये एलोपैथी में भी पता चले कि मूत्र की निर्मिति ब्लैडर पक्वाशय से ही होती है और सीधा ब्लैडर में चला जाता है। फिर भी जो अंश शेष रह जाता है वो किडनी फिल्टर करती है, इसमें संदेह नहीं है। तो हम उसको ठुकरा तो नहीं सकते, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है एलोपैथी के हिसाब से। खून आता रहता है वहां पे और फिल्ट्रेशन होता रहता है और मूत्र की निर्मिति होती रहती है इस प्रकार से। कोलेट्कर सर का ये कहना था कि कॉकरोच में अगर हम यूरेटस को लाइगेट करते हैं और मूत्र का निर्माण होता है नहीं होता, या फ्रॉग में डिसेक्शन जहाँ पे चलता है, ये देखने की कोशिश करेंगे, तो उनका कहना था कि फिर भी मूत्र का निर्माण होता रहेगा। हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस फिर भी होगा, क्योंकि जो रक्त के द्वारा आ रहा है वो भी आ ही रहा है, लेकिन फिर भी मूत्र का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं। तो एक उनकी सोच थी, अगर इस प्रकार का कुछ प्रयोग होता है फ्रॉग में या कॉकरोच में वगैरह इस प्रकार से, और हमें पता लगता है कि हाँ ठीक है पक्वाशय से भी मूत्र का निर्माण होता है, तो ठीक है। वृक्क म्हणजे किडनी घ्यावे की एड्रेनल ग्लैंड्स घ्यावे असंही एक विचार करता येईल, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड्स हार्मोन से रिलेटेड इस प्रकार के हैं और उसके कैंसर के मरीज रहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर रेयर होता है लेकिन मेरे पास आए हैं इस प्रकार के मरीज। तो उसका एक अलग अलग माहौल होता है। किडनी के कैंसर तो बहुत रहते हैं, आरसीसी जो है रीनल सेल कार्सिनोमा, वो तो बहुत रहते हैं, उसका एक अलग माहौल इस प्रकार का है। तो मुझे नहीं लगता कि एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में सोचे किडनी के बारे में सोचते समय। फिर भी उसका किडनी से कुछ संबंध है या नहीं है, सुप्रारेनल ग्लैंड्स इस प्रकार के जो बताए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पेरिटोनियल डायलिसिस एक्शन इन सीकेडी पेशेंट्स, हाउ कैन वी थिंक इन आयुर्वेद पर्सपेक्टिव, ये अच्छा मुद्दा है। मुझे इन सभी के बारे में, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में मरीज एक्चुअली देखने हैं, मेरे पास मरीज है जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है, और ये किस तरीके से काम करता है ये थोड़ा सा देखना चाहिए, और उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो पेरिटोनियम में कलेक्ट हुआ जो जल है उसी को मूत्र के हिसाब से अगर बाहर निकाल रहे हैं, तो एलोपैथी हमारे मुद्दे को उठा रही है और हमारा एलोपैथी हमारे मुद्दे को, उस मुद्दे का समर्थन दे रही है। इसी प्रकार से होगा, अगर वहां से भी डायलिसिस करके जो अनावश्यक क्लेद है वो बाहर निकाले जाते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया इस प्रकार के, तो ये मानने के लिए संदेह नहीं है कि पक्वाशय में भी इस प्रकार की प्लेट की निर्मिति होती रहती है जिससे सीधा मूत्र बनता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में शायद एक यंत्र के जरिए हम पानी निकाल लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। एक बीच में रिसर्च पेपर के बारे में मैंने सुना था कि प्रोबायोटिक इस प्रकार के द्रव्य देकर
किडनी फेलियर में काम करेंगे तो उम्मीद है कि किडनी का फंक्शन सुधर जाए, क्योंकि ये जो गट फ्लोरा है, हाँ, उसके ऊपर ये एब्सॉर्प्शन निर्भर है, और उसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो किडनी फंक्शन हैम्पर होता है, ऐसा उनका कहना। और उसके बारे में काफी रिसर्च पेपर्स भी थे। तो ये बात निश्चित है कि हमारे हिसाब में जो गृहिणी का कार्य है बताया गया, अन्न गृह्णाति पचति विवेचयति, अन्न का ग्रहण करती है, पचन करती है, विवेचन करती है और छोड़ देती है। तो विवेचन करने के बाद छोड़ने का ऐसा असर होता है कि जो आहार और रस बनेगा इसका तो शोषण हो जाएगा, और जो पिट्ट स्वरूप रहेगा उसमें फिर आगे विवेचन होगा। उंडुकस्थम विभजित मलधरा कला, तो मलधरा कला यकृत समन्तात कोष्ठिंचे प्रशांतर आणि समाश्रिता इस प्रकार की है, और वो उंडुकस्थ मल का विभाजन करती है। तो वहां घनपिट्ट अलग होता जाएगा, और वह्निना शोष्यमाणस्य, वह्नि के द्वारा उसका शोषण पक्वाशय में द्रव का शोषण होता रहेगा, और फिर वो मूत्र के जरिए बाहर निकलता रहेगा। पक्वाशय गतस्तत्र नाड्यो मूत्र वास्पिया, इसके जरिए वहां पे जाकर अगर पेरिटोनियल डायलिसिस काम करता है और उसको पकड़ लेता है और फिल्ट्रेशन करके निकाल देता है, तो हमारा ये कहना सही है। पेरिटोनियल डायलिसिस का उतना प्रचलन नहीं है क्योंकि इन लोगों को पैसे नहीं मिलते, ये सबसे आम मुद्दा है। एक बार हीमोडायलिसिस शुरू कर दिया तो वो जन्म भर आपका पेशेंट बना रहेगा और आपको पैसे देता रहेगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में उनको कुछ पैसे नहीं मिलते, तो ज्यादा सुझाव नहीं दिया जाता पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो ये एक अच्छा मुद्दा है। पेरिटोनियल डायलिसिस की कार्य पद्धति एक बार समझ लेंगे और उसमें से शायद ये मुद्दा निकल सके कि ये पक्वाशय से ही मूत्र का अलग करना पॉसिबल है, और ये मैकेनिकली करना शक्य है, तो प्राकृत स्थिति में भी होता रहेगा, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। During peritoneal dialysis, a cleansing fluid dialysate is circulated through a tube catheter inside the part of your abdominal cavity, peritoneal cavity. The dialysis absorbs waste products from blood vessels in your abdominal lining, peritoneum, and then is drawn back out of your body and discarded. तो इसका मतलब ये सीधे पक्वाशय में जाकर काम नहीं कर रही है, पेरिटोनियम में जाकर काम करे, इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस इस प्रकार से इसको कह रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि इस प्रकार से वहां से जो हानिकारक पदार्थ है उसको अगर कर सकते हैं तो शरीर उसको क्यों अलग करेगा। ये मैकेनिकली अगर हो सकता है तो नॉर्मल रूप में, प्राकृतिक रूप में भी होता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहस करेंगे, जिक्र करेंगे और सोचेंगे। आज यही रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। दोष शाखेतून कोष्ठात येण्याकरता कोष्ठ रिक्त असणे गरजेचे आहे। हाय ग्रेड प्रेशर म्हणून लो ग्रेड प्रेशर आपोआप दोषांचा फ्लो होतो, नंदन दीपन पाचन कोष्ठ रिक्त होण्यास मदत, ये तो सही है। वमन ने पण अशी शुद्धी होत असेल का? तिकेडी मध्ये शर्दन दिसते, वो एक अलग चीज है कि शरीर इसका कभी कभी निदान आमाजीर्ण या कफाजीर्ण इस प्रकार का हो सकता है, और उसमें छर्दन होने से फायदा होता है। तो ये एक अलग बात है कि सीकेडी का हम किस प्रकार से विचार करें, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इदं शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यश्चाश्वतोऽयं खिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति स सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।